नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो परीक्षा मंथन नाम की जो वार्षिकी आई हुई है करंट अफेयर्स के लिए, जिसमें पूरे एक वर्ष का जो करंट अफेयर्स है, जो समसामयिक मुद्दे हैं, वो अलग अलग सेक्शंस में करके इसमें दिए हुए हैं। जैसे रक्षा क्षेत्र, प्रौद्योगिकी, आर्थिक, विधिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, इस प्रकार से दिए गए हैं। उसमें से आज हम आपके सामने जो केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा जो विभिन्न योजनाएं लाई गई हैं एक वर्ष में, या तो वो घोषित की गई हैं, या तो उनका क्रियान्वयन किया गया है, या तो उनके लिए फंड एलोकेट हुआ है, उन सभी को आपके सामने एक एक करके प्रस्तुत करेंगे। वैसे तो इसमें हर छोटी बड़ी योजना दी गई है और कुछ पुरानी योजनाओं को के भी आगे बारे में दिया गया है कि क्या उनमें प्रगति हुई है, लेकिन हमने प्रयास किया है कि इसमें केवल उन्हीं को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं, कार्यक्रम, पहल आदि मुद्दों पे करंट अफेयर्स। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहे और आपकी परीक्षाओं की तैयारियां लगातार होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले जो महत्वपूर्ण योजना है वो है महामारी निधि परियोजना। 25 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय मंत्री श्री रणजीव सिंह ने $25 मिलियन की महामारी निधि परियोजना की शुरुआत की है। इस कोष का उपयोग अगस्त 2026 तक किया जाएगा। ये एशियाई विकास बैंक एडीबी, वर्ल्ड बैंक और खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा किया जा रहा है इसकी फाइनेंसिंग। और इसका उद्देश्य पशुधन से होने वाली जूनोटिक बीमारियां से मनुष्य में फैलने वाली बीमारियां जैसे कोविड-19 को कम करने के लिए समग्र स्वास्थ्य कवरेज विकसित करना है। अगला महत्वपूर्ण जो है तरुण प्लस। अगली योजना है अक्टूबर 2024 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय बजट की घोषणा के अनुरूप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत एक नई श्रेणी तरुण प्लस को शामिल करते हुए इस ऋण सीमा को 10 लाख से 20 लाख रुपए कर दिया है। और आइए जानते हैं पहले ये मुद्रा योजना है क्या। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। यह योजना गैर कृषि क्षेत्र में विनिर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्र में लगे आय सृजित करने वाले सूक्ष्म उद्योगों को 20 लाख में शुरुआत जो है 10 लाख से हुई थी रुपए तक के सूक्ष्म ऋण की सुविधा प्रदान करती है। इसमें कृषि क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियां जैसे मुर्गी पालन, डेयरी पालन, मधुमक्खी पालन आदि योजनाओं को जो है मध्यम से सूक्ष्म और लघु संस्थाओं को गैर कारपोरेट तथा गैर कृषि क्षेत्र की आय सृजित करने वाली गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसमें कई श्रेणियां हैं जिसमें लोन देने की जो है अलग अलग सीमा है। अगर शिशु योजना है तो 50,000 रुपए तक का ऋण मिलेगा। किशोर योजना है तो 50,000 से 5 लाख तक का ऋण है। तरुण है तो 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की सीमा है। और तरुण प्लस जो इसी साल शामिल किया गया है, नई श्रेणी के तहत 10 लाख से 20 लाख रुपए तक के ऋण उन उद्यमियों को प्रदान किए जाएंगे जिन्होंने तरुण श्रेणी के अंतर्गत पिछले ऋणों का लाभ उठाते हुए और उनको सफलतापूर्वक उनका भुगतान किया है। अगली जो योजना है वो है पीएम यशस्वी योजना। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने पीएम युवा उपलब्धि छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना लागू की है। इसका उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और विमुक्त जनजातियों को के छात्रों को उनके प्रारंभिक वर्षों के दौरान गुणवत्ता शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना तथा उनका उत्थान करना। अगला जो है योजना है पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। 12 अक्टूबर 2024 को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने 3 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस पहल का उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों को एक साथ लाकर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एकीकृत योजना और उनका समन्वय क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। अगली एक महत्वपूर्ण योजना है पीएम इंटर्नशिप योजना।
अक्टूबर 2024 में कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना प्रारंभ की गई है। अब ये योजना है क्या? इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 24-25 के दौरान 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना है। इसका जो उद्देश्य है वो कार्यस्थल जैसी परिस्थितियों का अनुभव प्रदान करना है, जिससे प्रतिभागियों के लिए कार्यक्रम पूरा करने के बाद नौकरी प्राप्त करना आसान हो जाता है। आयु सीमा इसमें 21 से 24 वर्ष है। पूर्णकालिक रोजगार में संलग्न नहीं होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी वाले परिवारों के व्यक्ति पात्र नहीं है। IIT, IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से स्नातक जैसी योग्यता वाले लोग भी इसके पात्र नहीं हैं। इसके अंतर्गत जो चयनित प्रतिभागी हैं उनको सरकार की ओर से 4.5 रुपए मासिक और कंपनियों द्वारा उनके कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के योजना के तहत 500 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे, अर्थात 5,000 रुपए प्रति मंथ उस युवा व्यक्ति को दिया जाएगा जो इसमें अपने आप को रजिस्टर करेगा। आवेदकों को आकस्मिक खर्चे कवर करने के लिए 6,000 रुपए की एक मुश्त वित्तीय सहायता इसके अतिरिक्त प्रदान की जाएगी। योजना के तहत 12 महीने की इंटर्नशिप का प्रावधान है। 6 महीने का व्यवहारिक कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चलिए अगली योजना देखते हैं, PM E-ड्राइव योजना। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM E-ड्राइव योजना इसको मंजूरी दी है। भारी उद्योग मंत्रालय की PM E-ड्राइव योजना का प्राथमिक उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम प्रोत्साहन प्रदान करके EV को अपनाने में तेजी लाने के साथ EV के लिए आवश्यक चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना करना है। यह अभी 2 वर्ष के लिए वैध है। अगली जो योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो इसका चौथा चरण है। ये 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 24-25 के लिए से 2028-29 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चौथे चरण के कार्यान्वयन की मंजूरी दी है। और इस योजना के अंतर्गत किया क्या जाएगा, असंबद्ध बस्तियों को 62,500 किलोमीटर की ऑल वेदर रोड प्रदान की जाएगी। इसमें जो मानक है कि मैदानी क्षेत्र में 500 की आबादी हो न्यूनतम, पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में अगर 250 से ज्यादा आबादी वाली बस्ती है और वो सड़क द्वारा नहीं जुड़ी है तो इस योजना के तहत उसमें सड़कों का निर्माण किया जाएगा। अगली योजना है NPS वात्सल्य योजना। बच्चों को आर्थिक सुरक्षा के लिए सरकार हाल ही में NPS वात्सल्य योजना की शुरुआत की है। इसके तहत माता पिता या अभिभावक 18 साल से कम उम्र बच्चों को न्यूनतम 1,000 रुपए की योगदान से खाता खोल सकते हैं। अधिकतम निवेश की सीमा नहीं है। बच्चे के 18 साल होने पर यह सामान्य NPS खाते में कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चे को खाते से पेंशन तभी मिलनी शुरू होगी जब वो 60 साल का होगा। अगली योजना है सरकार की आयुष्मान भारत योजना। सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जोड़ते हुए देश के 70 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की है, चाहे वो किसी भी सामाजिक अथवा आर्थिक स्थिति का हो। अब आयुष्मान योजना के अंतर्गत मिलने वाले 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकता है। सरकार के इस फैसले से देश के करीब 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, एग्री श्योर फंड योजना। ये सरकार की कृषि मंत्रालय की योजना है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये एग्री श्योर योजना का शुभारंभ किया है और इसका उद्देश्य है स्टार्टअप्स और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए एक अभिनव कदम है। इसमें कृषि और ग्रामीण स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में नवाचार और विकास को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। अगली योजना देखते हैं, स्पाइस्ड योजना। अगस्त 24 में भारतीय मसाला बोर्ड ने स्पाइस्ड योजना की शुरुआत की है। इसका पूरा नाम है निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील अभिनव सहयोगात्मक हस्तक्षेपों के माध्यम से मसाला क्षेत्र में स्थिरता है। इसका उद्देश्य क्या है, इलायची की उत्पादकता में सुधार करना, निर्यात के लिए मसालों की गुणवत्ता को बढ़ाना और मसालों और मूल्य वर्धित मसालों के उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना। ये अभी अभी सिंगापुर और
जो हांगकांग और कई देशों ने जो है भारतीय मसालों को बैन कर दिया है, उसमें कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो नर्वस सिस्टम और आंखों के लिए हानिकारक हैं। तो अब भारत सरकार इस दिशा में कठोर कदम उठाने जा रही है। विदित हो कि भारतीय मसालों के विकास, प्रचार, प्रसार, संवर्धन के लिए एक संगठन है। कौन सा? भारतीय मसाला बोर्ड। अगली योजना है प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना शहरी 2.0। प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी दी है। इस योजना का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में अर्थात 24-25 से लेकर 28-29 तक शहरी ग्रामीण शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए 1 करोड़ घर बनाना है। इस योजना में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, विधवा, विकलांग व्यक्तियों, समाज के वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगली योजना है सरकार की एकीकृत पेंशन योजना अर्थात यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अगस्त 24 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी प्रदान की है। यह सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित पेंशन प्रदान करेगी और 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। और इसका पूरा मकसद क्या है? 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा के बाद अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% प्रदान किया जाएगा। यह राशि न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा आदि से आनुपातिक रूप से कम होती जाएगी। सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपए प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा। और सेवानिवृत्त व्यक्ति की मृत्यु होने पर उनके निकटतम परिवार को सेवानिवृत्त व्यक्ति द्वारा अंतिम बार पेंशन का 60% प्रदान किया जाएगा। सेवानिवृत्ति पर एकदम भुगतान, यह ग्रेजुटी के अतिरिक्त होगा और इसकी गणना सेवानिवृत्ति की तिथि पर प्रत्येक 6 माह की सेवा के लिए मासिक परिश्रम के 1/10 भाग के रूप में रहेगी। इसमें जो एनपीएस की योजना से जो सरकारी कर्मचारी नाखुश थे और पिछले कई लंबे समय से इस पर आंदोलन कर रहे थे और ओपीएस की मांग कर रहे थे अर्थात ओल्ड पेंशन स्कीम की, तो सरकार ने एनपीएस और ओपीएस के बीच की एक चीज निकाली है, यूपीएस। हालांकि कर्मचारियों ने इसको भी पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है और उन्हें सिर्फ ओपीएस चाहिए, ऐसी उनकी मांग है। अब यूपीएस के लाभार्थी उन सभी लोगों के लिए उपलब्ध होगा जो वर्ष 2004 के बाद एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त हुए हैं, अर्थात ऐसे लोग जो पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनको एनपीएस मिल रहा है, वे सभी लोग इसके लाभार्थी होंगे। ऐसे मामले में एनपीएस के साथ सेवानिवृत्त उन्हें एनपीएस के तहत पहले से प्राप्त राशि के साथ समायोजित बकाया राशि मिल जाएगी। कर्मचारियों के पास अभी भी एनपीएस के तहत बने रहने का विकल्प है, किंतु कोई कर्मचारी केवल एक बार ही विकल्प का चुनाव कर सकता है। इस विकल्प को बार बार बदला नहीं जा सकता है। वर्तमान में नई योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है, राज्य सरकारें भी इसे अपना सकती हैं। उल्लेखनीय है कि यूपीएस को टीवी सोमनाथन समिति की सिफारिशों के अनुसार लागू किया था। इसको लागू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। प्रश्न आ सकता है कि केंद्र सरकार की जो यूपीएस योजना है उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है अपनाने वाला, तो वो महाराष्ट्र है। अगली योजना है विज्ञान धारा योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मौजूदा योजनाओं को विज्ञान धारा नाम से एकीकृत योजना में विलय की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण के साथ साथ अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है। तो विज्ञान के क्षेत्र में जितनी भी योजनाएं चल रही थी उन सबका एकीकरण करके विज्ञान धारा योजना बना दिया गया है। डिजिटल शक्ति योजना 5 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग और साइबर पेस फाउंडेशन ने दिल्ली के विज्ञान भवन में एक हाइब्रिड कार्यक्रम के दौरान डिजिटल शक्ति अभियान के तहत डिजिटल शक्ति 5.0 को लॉन्च किया है। इस अखिल भारतीय परियोजना का उद्देश्य साइबर स्पेस में महिलाओं और लड़कियों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है और उनका कौशल बढ़ाना है। अगली योजना है जीरो कार्बन बिल्डिंग कार्य योजना। हाल ही में भारत का पहला शहर विशिष्ट जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान नागपुर में लॉन्च किया गया। नागपुर के जीरो कार्बन बिल्डिंग कार्य योजना का लक्ष्य
2005 तक सभी इमारतों को नेट जीरो कार्बन इमारतें बनाना है। अगली योजना है नमो ड्रोन दीदी योजना। 11 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम के तहत नमो ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को कृषि ड्रोन प्रदान करके कृषि उद्योगों के लिए ड्रोन पायलट बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस योजना के तहत 15,000 महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह को फसल निगरानी, उर्वरक छिड़काव और बीज बोने जैसे कार्यों में सहायता के लिए कृषि ड्रोन प्राप्त होंगे। और इसका लाभ क्या होगा? इससे जो महिलाओं में आत्मनिर्भरता आएगी और कौशल विकास होगा। अमृत भारत स्टेशन योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी को 2000 भारतीय रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिनकी कुल लागत 41,000 करोड़ रुपए है। इन पहल में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशनों का महत्वाकांक्षी पुनर्विकास भी है। अब ये अमृत भारत स्टेशन योजना है क्या? रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल नेटवर्क में स्टेशनों के व्यापक विकास के उद्देश्य से अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। यह पहल स्टेशन सुविधाओं में निरंतर वृद्धि करते हुए दीर्घकालिक योजनाओं को अपनाती है। अगली योजना है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की। इसके अंतर्गत देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर प्रणाली लगाई जाएगी। इस योजना का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के बिजली के बिलों में कटौती करना है और जिससे भारत जो है ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाए। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट योजना। जनवरी 24 तक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट योजना को 1 लाख प्रमाणीकरण प्राप्त हो गए हैं। यह गुणवत्ता प्रबंधन, समय पर डिलीवरी, प्रक्रिया नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन जैसे 20 प्रदर्शन मापदंडों के अनुसार 3 प्रमाणन स्तन गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के तहत पर्यावरण के प्रति जागरूक विनिर्माण के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। पीएलआई योजना। जनवरी 24 में भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कल पुर्जे कंपोनेंट्स के लिए उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना की समय सीमा को आंशिक संशोधनों के साथ 1 वर्ष तक बढ़ा दी है। पीएलआई का फुल फॉर्म है प्रोडक्शन लिंक पृथ्वी योजना। 5 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत जो है 5 उप योजनाएं हैं। इसके अंतर्गत पहला है वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान मॉडलिंग अवलोकन प्रणाली और सेवाएं। दूसरा है महासागर सागर सेवाएं, मॉडलिंग अनुप्रयोग संसाधन प्रौद्योगिकी, ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान, भूकंप विज्ञान और भू विज्ञान अनुसंधान, शिक्षा प्रशिक्षण आउटरीच। ये सभी जो है इसकी उप योजनाएं हैं। अगली योजना है जम्मू कश्मीर पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर ने पीएम विश्वकर्मा योजना लागू की है। यह योजना शिल्पकार समुदाय के कौशल को सशक्त बनाने के लिए एक पहल है। शोपियां एक जगह है जम्मू कश्मीर में कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में दर्जी शिल्प में 30 प्रशिक्षुओं के पहले बैच के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। जल्द ही यह योजना जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में शुरू की जाएगी और इस योजना को केंद्र सरकार ने 2023 में लागू किया था। तो अब योजनाएं हो चुकी हैं, अब हम केंद्र सरकार की परियोजनाओं को देखेंगे। तो पहली परियोजना है, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सामरिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तराखंड की 4 धाम परियोजना का लगभग 75% कार्य पूरा हो गया है। इसके तहत चीन की सीमा तक 12 मासी यातायात के लिए सड़कें बनाई जा रही हैं। और ये कब शुरू किया गया था? ये दिसंबर 2016 में भारत सरकार ने शुरू किया था।
जिसके तहत 4 प्रमुख तीर्थ स्थल केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री को प्रत्येक मौसम में राजमार्ग के द्वारा जोड़ने की योजना है। इससे उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा मिलता, प्लस जो भारतीय सेना है वो चीन बॉर्डर तक किसी भी मौसम में त्वरित गति से पहुंच सकती है। वेनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो योजना। महाराष्ट्र सरकार द्वारा वेनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के तहत गोदावरी की सहायक नदियां वेनगंगा को तापी नदी की सहायक नदी नलगंगा से जोड़ने की योजना है। वेनगंगा नदी पर बने गोसी खुर्द बांध के पानी को नहरों और पाइपलाइन के जरिए 427 किलोमीटर लंबे नेटवर्क के माध्यम से बुल्ढाना में नलगंगा नदी तक लाया जाना है। इससे विदर्भ के अधिकांश सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जो सिंचाई की समस्या है उसका निदान हो सकेगा। भारत की पहली लघु भूतापीय विद्युत परियोजना। ये पहली भूतापीय जो बिजली परियोजना की ड्रिलिंग जो है भूतापीय संबद्ध पूगा घाटी में शुरू हो गई है। लेह से लगभग 190 किलोमीटर दूर स्थित है। ये पूगा घाटी के विषय में प्रश्न आ सकता है, ये महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त नदी जोड़ो परियोजना। मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार ने भोपाल मध्य प्रदेश में 72,000 करोड़ रुपए की पार्वती, काली, सिंध, चंबल अंतरराज्यीय नदी जोड़ो परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एक समझौते पे हस्ताक्षर किया है। आइए अगला देखते हैं, गयाल सुंग परियोजना। मार्च 2024 में भारत ने गयाल सुंग परियोजना से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भूटान को 500 करोड़ की दूसरी किस्त जारी कर दी। ये गयाल सुंग परियोजना भारत के द्वारा फाइनेंस्ड है, भूटान में बन रही है। केंद्र सरकार ने नई सरकार के गठन के पहले 100 दिनों की एक नई योजना जल ही अमृत, इसको एक मंजूरी दी है। अमृत का जो फुल फॉर्म है वह है अमृत कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0। इसके तहत जल के कुशल और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के प्रोत्साहित करने के लिए जल ही अमृत कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला जो प्रोग्राम है, अभियान है सरकार का, विमेन इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से यूके भारत शिक्षा और अनुसंधान पहल के एक भाग के रूप में विमेन इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम को शुरू किया है। अगला जो कार्यक्रम है वह है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। अगस्त 24 में खादी ग्रामोद्योग ने डाक विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत डाक विभाग के कर्मचारी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत देश भर में स्थापित की जा रही इकाइयों का भौतिक सत्यापन करेंगे और खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड भौतिक सत्यापन के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी करेगा। अगली योजना जो है वो है हर घर तिरंगा अभियान। अगस्त 2024 में 9 से 15 अगस्त के मध्य हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया और यह इस साल तीसरा हर घर तिरंगा अभियान था। 2022-23 में भी इसी प्रकार चलाया गया था। इस पहल का उद्देश्य हर भारतीय को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित करके नागरिकों में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना को पैदा करना है। अगला जो सरकार की पहल है वो है डिस्लेक्सिया के बारे में जागरूकता अभियान। डिस्लेक्सिया के बारे में जागरूक करने के लिए राष्ट्रपति भवन, संसद, इंडिया गेट, अन्य सरकारी कार्यालयों को लाल रंग से रोशन किया गया। यह सीखने की अक्षमता वाले व्यक्तियों के समान अवसर और समर्थन की आवश्यकता पर जोर देता है। यह डिस्लेक्सिया है क्या? एक सामान्य शिक्षण विकार है जो सीखने की क्षमता, मस्तिष्क की लिखित भाषा को समझने और प्रकट करने में बाधा उत्पन्न करती है। इससे पीड़ित लोगों को पढ़ने और संबंधित कौशल प्रकट करने में परेशानी होती है। डिस्लेक्सिया प्रत्येक 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रत्येक अक्टूबर में अंतर्राष्ट्रीय डिस्लेक्सिया जागरूकता माह का भी आयोजन होता है। अगला जो पहल है भारत सरकार की वो है प्रोजेक्ट नमन। हाल ही में भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत की है।
इसके तहत रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार को समर्पित सहायता और सेवाएं प्रदान की जाएंगी। यह रक्षा पेंशन भोगियों के लिए पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं को सुगम बनाती है। इसके अंतर्गत 14 स्थानों पर कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए गए हैं। नई दिल्ली, जालंधर, लेह, देहरादून, लखनऊ, जोधपुर, बंगलुरु, गोरखपुर, झांसी, सिकंदराबाद, सागर, गुंटूर, अहमदाबाद और बंगलौर, इन जगहों पर कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए गए हैं। और ऐसे सभी पूर्व सैनिक जिनको कोई समस्या है वो यहाँ जाके अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। बॉम्बी बकेट अभियान। मई 2024 में भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स ने उत्तराखंड के नैनीताल के जंगलों में लगी आग से निपटने के लिए Mi-17V5 हेलीकॉप्टर का उपयोग करके उत्तराखंड सरकार के सहयोग से बॉम्बी बकेट ऑपरेशन चलाया। अब ये बॉम्बी बकेट है क्या? 1983 में यह पेश किया गया था, कनाडाई डॉन आर्नी द्वारा आविष्कार किया गया था। इसका हेलीकॉप्टर के को विमान के नीचे बड़ी मात्रा में पानी ले जाने में सक्षम बनाकर हवाई अग्निशमन में क्रांति ला दी थी। इसमें एक बकेट नुमा स्ट्रक्चर हेलीकॉप्टर से लटकाया जाता है, जो नीचे किसी जो जलाशय या जहां पानी का भंडार है वहां से उसको भर करके और सीधे जंगल में लगी आग के ऊपर छोड़ देता है, तो इससे आग मिटाने में जल्दी होती है। अगली योजना है चुनाव आयोग का टर्निंग 18 यू आर द वन। भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव युवा और शहरी मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टर्निंग 18 और यू आर द वन जैसे अनूठे अभियान की शुरुआत की। चुनाव आयोग ने चुनाव का पर्व, देश का गर्व की व्यापक थीम के तहत इस अभिनव यात्रा की शुरुआत की। विदित हो कि टर्निंग 18 अभियान का प्राथमिक उद्देश्य विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वाले व्यक्तियों को लक्षित करना था। इनका लक्ष्य युवाओं को लोकसभा चुनाव में भाग लेने के लिए प्रेरित करना और शहरी और युवाओं को चुनाव के प्रति बढ़ते उदासीनता के महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करना था। एक और अभियान है एक पेड़ मां के नाम अभियान। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की है। इसके साथ दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में एक पीपल के पेड़ का पौधा भी उन्होंने रोपित किया। अगला एक कार्यक्रम है बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। 19 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी विमानन निर्माता कंपनी बोइंग के नए वैश्विक इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिकी केंद्र के उद्घाटन के दौरान बोइंग सुकन्या कार्यक्रम को प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम के तहत लड़कियों और महिलाओं को विमानन क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अगला देखते हैं, नया जो पहल वाला सेक्शन है उसमें क्रिएट इन इंडिया चैलेंज पहल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज पहल की चर्चा की है। ये क्या? क्रिएट इन इंडिया चैलेंज मेक इन इंडिया अभियान के पूरक के रूप में शुरू की गई है। इसमें भारतीय निर्माताओं, उद्यमियों के लिए वस्तुओं का उत्पादन करके मूल डिजाइन, प्रौद्योगिकी, नवाचार के माध्यम से मूल्य सृजन करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। और मेक इन इंडिया के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 25 सितंबर 2024 को मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। इसका शुभारंभ मोदी जी ने 25 सितंबर 2014 को किया था। उद्देश्य भारत को डिजाइन एवं विनिर्माण के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना था। अब मेक इन इंडिया 2.0 चरण में 27 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। अगला देखते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष पहल। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की तरफ से वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया था और इसका आधिकारिक समापन 31 मार्च 2024 को हुआ। वैश्विक जौ को विकल्प खाद्य सुरक्षा के लिए मोटे अनाजों के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किए जाने को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुदान अनुरोध किया था। इस पहल के तहत दुनिया भर में बाजरा और ज्वार जैसे मोटे अनाजों के व्यंजनों को प्रोत्साहित किया गया था। बता दें कि मोदी जी भी मोटे अनाज से बने व्यंजनों के बड़े शौकीन हैं। तो मित्रों, ये जो एक वर्ष में केंद्र सरकार की जो परियोजनाएं, योजनाएं, कार्यक्रम, पहल
जो कुछ भी महत्वपूर्ण थे उन सभी को मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि इसमें कुछ काम की चीजें आपको दिखाई दी होंगी, और अगर आपने हमारा वीडियो पूरा देखा है तो इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। मित्रों, इसी निवेदन के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं कि अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।